हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक टॉपिक है, जल उपयोग दक्षता या जल उपयोग क्षमता पर चर्चा करेंगे। वाटर यूज एफिशिएंसी पे चर्चा करेंगे। तो जल उपयोग दक्षता या क्षमता क्या है कि जल उपयोग दक्षता का अर्थ सीधा सा मतलब है कि जल कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अधिक से अधिक उत्पादन करने में। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने का प्रयास करें, न्यूटन यूजी एफिशिएंसी जब हमने पढ़ा था क्लास में, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी भी तत्व की उपयोगिता जानना है या अपनी उपयोगिता जाननी है तो जहाँ पर कार्य चल रहा वहाँ ना जाइए। एक दिन उन लोगों को कम से कम तुम्हारी उपयोगिता का पता चल जाएगा कि हाँ यह उपयोगी व्यक्ति है। उसी प्रकार जैसे एक खेत है, उसको मैंने दो भागों में बांट लिया। एक खेत में मैंने सभी पोषक तत्व डाले, सभी पोषक तत्व, है ना, जो भी चाहिए था। और दूसरे खेत में फसल उत्पादन करते समय मैंने एक पोषक तत्व रोक लिया है, कोई भी एक पोषक तत्व रोक लिया है। अब जब उत्पादन हुआ तो जिसमें सभी पोषक तत्व पड़े हैं उसमें अधिक उत्पादन हुआ, जिसमें एक पोषक तत्व रोक लिया है उसमें थोड़ा सा कम उत्पादन हुआ। यह जो उत्पादन में अंतर आया है, यह जो पोषक तत्व नहीं डाला गया है उसकी उपयोग क्षमता है। उसको अपनी उपयोगिता या किसान को उसकी उपयोगिता के बारे में पता चल गया है। क्लियर है बात। जैसे कि आप भी घर पे रहते हैं, सभी जगह पर जो है आपकी उपयोगिता रहती है, लेकिन व्यक्ति मानते ही नहीं है। अब क्या करना है कि एक दिन जो है आप उस जगह पर मत जाइए जहाँ पर आप लोग को माना नहीं जाता है ना, कि आप उपयोगी हो कि नहीं हो। फिर उनको पता चल जाए कि आप कितना उपयोगी हो। क्लियर है बात। इसी प्रकार अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल भी आपसे जो मैंने एक बार चर्चा किया था कि आपको 24 घंटा मिलता है। 24 घंटे में आप कितना समय अपने रीडिंग को देते हो या जो है राइटिंग को देते हो, है ना। क्लियर है बात। मतलब कितना पढ़ने और लिखने में समय देते हो, वह आपकी उपयोगी क्षमता है, वो पढ़ाई की उपयोगी क्षमता है। एक प्रकार से कितना पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना। कितना आपको 24 घंटा मिला है, लेकिन 24 घंटे में कितना यूज कर रहे हो आप अपने लिए, अपने लिए कितना यूज कर रहे हो, वह कितना बेनिफिशियल है आपके भविष्य के लिए, यह आपकी क्षमता है, यह पढ़ाई की क्षमता है। क्लियर है बात। इसी प्रकार अगर हम समझने का प्रयास करें तो सीधा सा मतलब निकलता है कि जल उपयोग दक्षता का अर्थ उपलब्ध जल का उचित उपयोग करके, मतलब उपलब्ध जल प्राप्त जो पूरा जल हो रहा है उसका उचित उपयोग करना है और कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक उपज प्राप्त करना है। क्लियर है बात। अगले शब्दों में समझें तो यह उपयुक्त जल और खेत में वितरित पानी का अनुपात है। मतलब जो हमने जल दिया है, जो जल हमने वितरित किया है पौधों को, और उसमें कितना उपयुक्त है पौधों के लिए, कितना उपयोग किया है उसने, उसका अनुपात जो होता है वो जल उपयोग दक्षता कहलाता है। क्लियर है बात। दूसरे शब्दों में समझें, यह फसल के वाष्पन उत्सर्जन मतलब कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से खोए गए पानी की प्रति इकाई फसल की उपज है। हम आसान भाषा में समझें कि हमने पूरा पानी दिया खेत में, लेकिन उसमें कुछ पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों से निकल गए। हम जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों की पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी का निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और भूमि की सतह से जो पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है बात। तो जब पानी हम देते हैं खेत को तो कुछ पौधे के वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन से क्योंकि निकलेगा जरूर। क्लियर है बात। अपने संतुलन बनाए के रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया करनी ही पड़ती है पौधों को। क्लियर है बात। और जब पानी देते हैं तो मृदा की सतह पर से भी पानी जो है वाष्प के रूप में जो है जाता रहता है, तो उसे वाष्पीकरण करते हैं। अब वाष्पन में और उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में और क्या वाष्पीकरण में के माध्यम से जितना भी पानी खोया गया है उसे में प्रति इकाई फसल की उपज जो है वही कहलाती है आपकी जल उपयोग क्षमता। क्लियर है बात। और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। प्रति इकाई इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन पर प्राप्त आर्थिक उपज जल उपयोग क्षमता कहलाता है। क्लियर है बात। साधारण भाषा में छोटी सी परिभाषा, प्रति इकाई मतलब जो है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन है, प्रति इकाई पर प्राप्त कितना उपज प्राप्त कर रहे हो उसे जल उपयोग
क्षमता कहलाता है कहते हैं। क्लियर है बात। एक फॉर्मूला भी बनता है इसका, WUV वाटर यूज एफिशिएंसी इक्वल टू जो है प्रति इकाई उपज केजी प्रति हेक्टेयर में, है ना, और अपॉन जो है इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब ईटी प्लस वाष्पीकरण। क्लियर है बात। मतलब उपज और ईटी इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है बात। मिलीमीटर में कितना पानी जो है इसका जो है इवेपोट्रांसपिरेशन के जो है कारण उड़ गया है, जिसको हम लाइसीमीटर से नापते हैं। जो एक लाइसीमीटर यंत्र होता है उसके द्वारा हम इसको नाप लेते हैं कितना पानी जो है इवेपोट्रांसपिरेशन के द्वारा नष्ट हुआ है। और ऊपर उपज देख लेते हैं हम लोग। क्लियर है बात। कितनी उपज जो है प्राप्त हो रही है इवेपोट्रांसपिरेशन के होने के बावजूद, उसी को हम कहते हैं जल उपयोग क्षमता। क्लियर है बात। इंग्लिश में समझने का प्रयास थोड़ा सा करें कि वाटर यूज एफिशिएंसी इज द फील्ड ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट पर वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है बात। अब अगर बात करें तो सिंचाई दक्षता को बढ़ाने के तरीके कैसे हैं, हम सिंचाई दक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं या सिंचाई उपयोग क्षमता को कैसे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना। हम सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई का मतलब हम समझ चुके हैं कि सिंचाई मनुष्य करता है। अब जो है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी बात करते हैं ना। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंचाई दक्षता का केवल 20 से 25% ही पानी यूज हो जाता है। मतलब हम सिंचाई तो 100% करते हैं अपनी तरफ, लेकिन उसका जो उपयोग पानी होता है पौधों द्वारा वो 20 से 25% होता है। 75% इधर उधर चला ही जाता है सब। निछालन क्रिया, परकोलेशन क्रिया, सीपेज क्रिया, वाष्पीकरण क्रिया, है ना, ये सब क्रियाएं होती रहती हैं ना। या जो है अपवाद अपधावन मतलब जितनी भी क्रियाएं पानी को नष्ट कर रही हैं उसके कारण जो है 20 से 25% ही पौधा पानी यूज कर पाता है। क्लियर है बात। अब इसको सही तरीके से जो है 100% तो नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक इसको सही किया जा सकता है। जैसे नहरों को सीमेंट या ईंट से पक्का कर देना चाहिए। क्लियर है बात। खेतों की समोच्च मेड़बंदी कर देनी चाहिए, जिससे जो है कम पानी में ही खेत की सिंचाई। अब खुला पूरा खेत पड़ा है, मेड़बंदी नहीं कि इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, इधर बह रहा है, इधर उधर बह रहा है, तो पानी जो है बर्बाद हो रहा है आपका। क्लियर है बात। सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग, बौछारी विधि, ड्रिप विधि, हमने पढ़ा था ना। बौछारी मतलब मतलब जो है बौछार के रूप में पानी का खेत में गिर जाना। ड्रिप का मतलब हमने पढ़ा था कि जो है बूंद बूंद कर टपक टपक कर पौधे को पानी मिलना, है ना। सिंचाई नालियों के आसपास अनावश्यक खरपतवारों को या अनावश्यक पौधों को हटा देना, क्योंकि उससे भी जो है सिंचाई जल हास होता है। वो भी पौधे हैं तो मतलब जल का प्रयोग वो करेंगे। नहरों में पानी का वितरण नियंत्रित होना, मतलब जब पानी की आवश्यकता हो तभी पानी दिया जाए, एक निश्चित समय पर के बाद पानी दिया जाए, तभी जो पानी को सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ना, समुचित प्रयोग किया जा सकता है। खेतों को यथासंभव समतीकरण कर देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए खेत, है ना, जिससे पानी इधर उधर बहे ना, कटाव भी ना हो मृदा का। क्लियर है बात। ये सब सिंचाई दक्षता को बढ़ाने के एक कुछ मतलब जो है निर्देश हैं। क्लियर है बात। अगला अगला क्या है, अगला जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे। क्लियर है बात। वैसे तो देखा जाए तो वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। कितने कारक हैं? 3 प्रमुख कारक हैं। इसके सब पॉइंट हैं कुछ, उसको हम देख लेंगे, लेकिन 3 प्रमुख कारक जलवायु संबंधी कारक है, मृदा संबंधी कारक है और फसल संबंधी कारक। क्लियर है बात। अब जलवायु संबंधी कारक में कुछ जो है पॉइंट सब पॉइंट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है एक एक पॉइंट जो है एक एक बिंदु जो है आपके जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे तापमान। अब तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने पर क्या होगा कि वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब दोनों क्रियाएं अधिक हो जाएंगी तो पौधों द्वारा जो जल होगा वो कम, मतलब जो, हालांकि अपने संतुलन को बनाए के रखने के लिए पौधा जल लेगा, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन भी क्रिया करनी है ना, वाष्पोत्सर्जन पौधे में होना जरूर है। और जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधे जो है सही से जल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात। तो तापमान के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है पौधा जल सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, और जिससे उसकी जल उपयोग क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है बात। जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो कम जल प्रयोग कर पाएगा अपने उत्पादन में। क्लियर है बात। यहाँ जल उपयोग क्षमता अधिक होने और कम होने की बात हो रही है।
जल उपयोग क्षमता अधिक हो जाएगी जब पौधों की, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर जल उपयोग क्षमता कम हो जाएगी पौधों की, तो जल उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल के तौर पे आपके भविष्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं हम। 24 घंटे में आप जितना समय पढ़ाई पे प्रयोग करोगे, उतना आपका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। और जितना कम प्रयोग करोगे, उतना भविष्य क्या होगा आपका, जो है अंधकार में जाएगा। क्लियर है बात। उसी प्रकार अगर जल ज़्यादा प्रयोग करेगा पौधा, तो उसकी जल उपयोग क्षमता कैसी होगी, अच्छी होगी, बढ़िया हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना, कह सकते हैं हम। अगर जल कम प्रयोग कर पाएगा वो अपने उत्पादन में, तो उसकी जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या है, वायु की गति। वायु की गति भी जो है जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करती है। हम इस बात को समझ सकते हैं, अगर वायु की गति तेज हुई वायुमंडल में, अगर वायु तेज चल रही, हवा तेज चल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है जल उपयोग क्षमता कैसी हो जाएगी, जल उपयोग क्षमता कम हो जाएगी पौधों की, है ना। क्योंकि बार बार जो है मृदा द्वारा जल को वाष्पीकरण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट करना पड़ेगा पौधे को, है ना, इधर उधर जाना पड़ेगा। मतलब जो है वाष्पीकरण क्रिया अधिक हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक हो जाएगी। तो जब वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण क्रिया अधिक हो जाएगी, तो जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पौधों की। क्लियर है बात। तीसरा क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता। हालांकि आपेक्षिक आर्द्रता के कारण, अगर वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता है, हमारी जलवायु में आपेक्षिक आर्द्रता है, तो हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया तो कम होगी। परंतु आप समझिए, अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया वाष्पीकरण क्रिया कम होती है, तो मौसम हो जाएगा वहाँ का क्या, आर्द्रताग्राही हो, मतलब आर्द्रता सही तो नमी सही तो हो जाएगा, नमी, है ना। तो नमी जब हो जाएगी अधिक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। परोक्ष रूप से अगर देखा जाएगा, रोग वहाँ पर बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। और जब कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, तो पौधे के पास रहेंगे, वो पौधे को प्रभावित करेंगे, वो पौधे को प्रभावित करेंगे। वो बीमार व्यक्ति जो है सही से चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, तो जल उपयोग क्षमता वहाँ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि आपेक्षिक आर्द्रता हालांकि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, मतलब वह क्रिया कम हो जाएगी। लेकिन अगर यह क्रिया कम होती है, तो वहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। शुष्क होने की वजह से नमी बढ़ जाएगी ना, तो वहाँ पर कीड़े मकोड़ों का प्रभाव बढ़ जाएगा। और कीड़े मकोड़ों का प्रभाव बढ़ गया अगर, तो वहाँ पर क्या होगा कि रोग का प्रकोप बढ़ जाएगा। और रोग का प्रकोप बढ़ गया, तो बीमार व्यक्ति जो है, जैसे कुछ खा नहीं पाता है ना, कुछ नहीं खा पाएगा ना, तो उसी प्रकार जल भी सही से प्रयोग पौधा नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उत्पादन भी कम हो जाएगा। क्लियर है बात। समझने के लिए अगला क्या है, पाला, ओला, बाढ़, सूखा, या आप सीधे शब्दों से कह सकते हो मौसम संबंधी आपदाएं, है ना। मौसम संबंधी आपदाएं भी क्या करती हैं, जब जल उपयोग क्षमता को कम या अधिक कर सकती हैं। अगर आपदाएं सही तरीके से जो है, मतलब आपदाएं नहीं हुई, कोई क्रिया नहीं हुई, पाला, ओला, बाढ़, सूखा नहीं हुआ, तो क्या होगा, जल उपयोग क्षमता अधिक रहेगी, है ना। पौधा प्रभावित नहीं होगा ना, इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, तो जल सही से प्रयोग कर पाएगा। सही से प्रयोग कर पाएगा, तो उत्पादन जल उपयोग क्षमता जो है अधिक हो जाएगी। क्लियर है बात। अगर सही से प्रयोग नहीं कर पाएगा, सही से यूज नहीं कर पाएगा अपने उत्पादन में, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। क्लियर है ना। हाँ, तो अगला क्या है, दूसरा, मृदा संबंधी कारक। मृदा संबंधी कारक में मृदा कड़ाकार की बात होती है। मृदा कड़ाकार क्या कहता है, मृदा कड़ाकार के अंतर्गत हम जानते हैं कि मृदा कड़ाकार में हम बलुई आदि मृदाओं को रखते हैं। बलुई मृदाओं का बड़ा बड़ा रंध्राकाश होता है। रंध्राकाश हम जानते हैं ना, खाली जगह जिसको कहते हैं, उसमें रंध्राकाश होने की वजह से मृदा में पानी की मात्रा कम टिक पाती है। रंध्राकाश बड़ा होगा तो पानी की मात्रा टिक नहीं पाएगी ज़्यादा ना, और जिसके कारण जो है पर्कुलेशन क्रिया, आप जानते होंगे ना, पर्कुलेशन क्रिया जो होगी वो, और वाष्पीकरण के द्वारा पानी अधिक नष्ट हो जाएगा। और जब पानी अधिक नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि मृदा से पानी का नष्ट होने का मतलब यह हुआ कि पौधों द्वारा पानी का सही तरीके से प्रयोग ना कर पाना, पौधा सही से प्रयोग नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात। और जिससे क्या होगा कि उसकी उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। क्लियर है बात, कम हो जाएगी। और भारी मृदाओं में, क्लियर है बात, मतलब कम या भारी मृदाओं में क्या होगा, अधिक जल उपयोग क्षमता प्राप्त होती है। मतलब अगर जो भारी मृदाएं हैं, बलुई मृदाएं छोड़कर, जैसे दोमट वगैरह है, उनकी जल उपयोग क्षमता अच्छी होती है। क्लियर है बात।
अगला है मृदा संरचना। मृदा संरचना भी जो है जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करता है। अगर छिद्रयुक्त संरचना वाली मृदाएं हैं तो जिसमें जिसमें जो है पर्कुलेशन वाष्पीकरण के कारण जो है जल का ह्रास नहीं होता है, उनकी उपयोग क्षमता अधिक होती है। लेकिन जो छिद्रयुक्त नहीं है ना, जिनका जो है मामला जो है जिसमें वाष्पीकरण और जो है इसका वाष्पीकरण और पर्कुलेशन क्रिया अधिक होती है, वहाँ पर क्या होगा, जल उपयोग क्षमता कम हो जाएगी। क्लियर है बात। अगला क्या है, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा। अगर मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक है, जीवांश मतलब कार्बनिक खाद की बात कर रहा हूँ, तो पानी अधिक रुकेगा, है ना। पानी जब अधिक रहेगा, जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मृदा की बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि पौधा अधिक से अधिक पानी प्रयोग कर पाएगा अपने उत्पादन, और जितना अधिक प्रयोग करेगा उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, उसका जल उपयोग क्षमता हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला है मृदा की गहराई। मृदा की गहराई क्या कहती है, मृदा की गहराई जितना गहरी जाएगी मृदा, मतलब जो है जितने संस्तर बनते जाएंगे, कंकड़ पत्थर नहीं होंगे, मतलब जिस मृदाओं में कंकड़ पत्थर रहित अगर मृदा होगी तो पानी जो है नीचे तक सोखा जाएगा। कंकड़ पत्थर में अगर पानी जाएगा तो सोखा नहीं जाएगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। क्लियर है बात। वो जिसका यूज भी नहीं कर पाएगा पौधा, वहाँ पर जड़ें भी नहीं फैल पाएंगी क्लियर तरीके से ना। तो जितना भी कंकड़ रहित होंगी मृदाएं और गहराई में होंगी, तो उसमें पानी नीचे तक होगा। जब नीचे तक होगा तो पौधा नीचे तक प्रयोग कर लेगा आराम से। अगर पानी नहीं होगा तो ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर वाष्पीकरण के कारण नष्ट हो जाएगा पानी। अगर नीचे तक गहराई में होगा तो पानी आराम से पौधा प्रयोग करता रहेगा अपनी जड़ों द्वारा, है ना। क्लियर है बात। तो जब प्रयोग करेगा तो उस पास उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उसी जो उत्पादन बढ़ा है जल के प्रयोग करने के बाद, उसे कहते हैं जल उपयोग क्षमता कहते हैं। क्लियर है बात। अगला क्या है, मृदा में लवणों का स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मृदा में लवणों के स्तर का मतलब ये है, यह भी जो है एक प्रकार से जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करता है। अगर मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होगी तो मृदा घोल का भी परासरण दबाव बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पादप रस के परासरण दबाव एवं मृदा घोल के परासरण दबाव में अंतर होने की वजह से धीरे धीरे पानी को सोखा जाएगा। क्लियर बात। पानी सोखने की गति यथावत बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पानी डालना पड़ेगा, और जब अतिरिक्त पानी डालना पड़ेगा तो अतिरिक्त पानी खर्च होगा, और जब पानी अधिक खर्च होगा तो जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। बात समझे कि नहीं। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, अगला है फसल प्रबंध संबंधी कारक। फसल प्रबंध संबंधी कारक का मतलब क्या है कि यह भी जो है जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करता है। जैसे फसल एवं फसल की प्रजाति। अब हम जानते हैं कि विभिन्न फसलें हैं और विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रजातियां हैं। क्लियर है बात। और उनकी उपज भी अलग अलग है, उनके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी अलग अलग है, उनकी जल उपयोग क्षमता भी अलग अलग है, उनके आनुवंशिक की गुण भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो जो फसल अधिक उत्पादन दे रही है आपको, जो उन्नत फसलें हैं, उन्नत प्रजातियां हैं, या उन्नत किस्में हैं, या उन्नत फसल है, तो वह जल अधिक खर्च कर रही हैं। जल के अधिक खर्च में ज़्यादा जल उपयोग क्षमता मानी जाती है, मतलब ज़्यादा जल उपयोग कर रहे हैं वो। जब जल अधिक उत्पादन उनका हो रहा है, जो अच्छी किस्में हैं, तो अच्छी किस्में हैं मतलब वो जल का सही से सही समय पे सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे अगर फसल अच्छा उत्पादन कर रही है तो उसकी जल उपयोग क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जो अच्छा उत्पादन नहीं कर रही हैं उनकी जल उपयोग क्षमता क्या होगी, वो सही नहीं होगी। क्लियर है बात। अगला क्या है हमारा, अगला है खाद एवं पोषक तत्वों की पूर्ति का स्तर। जिसके देखो, सिंचाई जल के समान दशाओं में भी भिन्न भिन्न खेतों में भिन्न भिन्न उत्पादन स्तर प्राप्त होता है। अगर हम सिंचाई जल सही समय पे दे, समान दशाओं में दे, तब भी भिन्न भिन्न उत्पादन प्राप्त होता है। यह अंतर पोषक तत्वों एवं जीवाश्म पदार्थों की उपलब्धता में भिन्नता की वजह से होता है। जो पोषक तत्व होते हैं और जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनकी उपलब्धता की वजह से होता है। जिन खेतों में खाद एवं पोषक तत्वों का स्तर उचित होता है, मतलब उचित स्तर में होता है, वहाँ जल समुचित उपयोग होता है। जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, सब कुछ उसके पास सभी न्यूट्रन उपलब्ध है,
तो वह सही से चीज़ें करेगा। जो बीमार है वो सही से चीज़ें नहीं कर पाएगा, और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर कम उपयोग मतलब जो है सही से प्रयोग नहीं होगा, जिससे जो है वहाँ की क्या होगी, कम उपयोग क्षमता हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम कहें, अगर खाद एवं पोषक तत्वों की पूर्ति है सही से, मृदा में सभी पोषक तत्व उपलब्ध है, तो वहाँ पर जल उपयोग क्षमता अधिक होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पर इनकी कमी होगी वहाँ जल उपयोग क्षमता क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बात। अगला है खरपतवार प्रबंधन। अगर खेत में खरपतवार के पौधे उपस्थित हैं तो सिंचाई में जल जो देते हैं हम, वह वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन द्वारा, मतलब जो है पौधा पौधा तो यूज करेगा ही, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, खरपतवार भी यूज करेगा। जब खरपतवार यूज करेगा तो उसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी। उसके आसपास जो पौधे के पास जमीन में पानी पड़ा होगा, खरपतवार के पास, वह वाष्पीकरण क्रिया होगी। तो जब दोनों, मतलब पौधे हैं और पौधे दोनों हैं, खरपतवार भी है आपकी फसल भी है, तो वाष्पोकरण वाष्पीसर्जन क्रिया जरूरी है और वाष्पोत्सर्जन भी क्रिया जरूरी है, होगी जरूर। क्लियर है बात। तो यहाँ से भी पानी नष्ट होगा, जिसके कारण जल उपयोग क्षमता पौधों की घट जाएगी। क्लियर है बात। समझे कि पौधे को पानी मिल नहीं पाएगा, जिससे उसके क्या हो जाएगा, उत्पादन को क्षति पहुंचेगी। उत्पादन को क्षति पहुंचेगी तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। अगला क्या है, कीट एवं रोग नियंत्रण। अगर परोक्ष रूप से देखा जाए तो कीट एवं बीमारियों का प्रकोप भी जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करता है। यदि कीड़े एवं बीमारियों का सही समय पर समुचित नियंत्रण नहीं होता है तो उपज की मात्रा क्या होगी, कम हो जाती है, एवं फलता जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो इसी जाएगी। परिप्रेक्ष्य में अगला क्या है, सिंचाई निर्धारण या इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब सीधा सा ये है कि सिंचाई हमें कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी मात्रा पानी को देना है, इसकी एक रूपरेखा बनाना, एक अनुसूची बनाना ही सिंचाई निर्धारण कहलाता है। क्लियर है बात। हमको यह पता होना चाहिए कब हमको सिंचाई करनी है। इरिगेशन शेड्यूल वह प्रक्रिया है जिसमें हम निर्धारित करते हैं कि सिंचाई कब की जाए, कितनी गहरी की जाए, व किस विधि से की जाए। एक समुचित सिंचाई व्यवस्था को उपयुक्त तीनों कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली योजनाओं में अनेक कमियां हैं, क्योंकि यह सिंचाई निर्धारण के भौतिक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लियर है बात। जो किसान सिंचाई की विधियां प्रयोग करता है वह जो है सही तरीके से वैज्ञानिक नहीं है। सिंचाई निर्धारण की विधियां क्या है, कि आदर्श सिंचाई निर्धारण की विधियां क्या है, कि आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई कब की जाए, समय का निर्धारण करना चाहिए, सिंचाई कब की जाए। इसी सिंचाई कब की जाए का मतलब क्या है, सिंचाई को क्रांतिक अवस्थाएं कुछ बताई गई हैं, जिस जो उस क्रांतिक अवस्थाएं बताई गई हैं उसी समय सिंचाई की जानी चाहिए। जैसे प्रत्येक पौधे का एक देखो जीवन काल होता है ना, और उसमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, और प्रत्येक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कुछ अवस्थाएं ऐसी हो जिसमें अधिक विकास करता है पौधा, अधिक वृद्धि करता है। तो पौधे के विभिन्न विकास अवस्थाओं में जिस अवस्था पर सिंचाई न देने पर सर्वाधिक उपज ह्रास होता है, उसे क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर कहते हैं। क्लियर है बात, समझे कि नहीं मेरी बात को। क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर कहते हैं, समझे कि नहीं मेरी बात को। मैं अगर कहूँ कि फसल वृद्धि के लिए क्रांतिक अवस्था क्या है, तो हम सीधी सी बात करेंगे, जिस अवस्था में जल की अधिक उपयोगिता हो, फसल को जल उपयोग अधिक चाहिए होगा, जल अधिक चाहिए होगा, वह अगर जल नहीं मिलता है तो पौधा अधिक उत्पादन नहीं कर पाएगा या उत्पादन नहीं कर पाएगा, वह उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रांतिक अवस्था हो जाएगी। यह हमको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे गेहूं में है शिखर जल निकलना या पुष्पन कहते हैं, पानी की क्रांतिक अवस्था है। वैसे तो काफ़ी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिखर जल निकलना, पौधे पौधे में कल्ले फूटना, गांठ बनना, फूल आना, दूध बनना, है ना, ये सब अवस्थाएं होती हैं गेहूं में। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है वो होती है ग्राउंड रूट इरिगेशन, मतलब शिखर जड़ निकलना। इसमें अगर पानी नहीं मिला तो पौधे द्वारा उत्पादन में काफ़ी ह्रास पहुंचेगा। क्लियर है बात। जैसे जौ है, प्रारंभिक वृद्धि का समय, फूल आना, इस समय पानी देना चाहिए, लेकिन बुआई से 30 दिन बाद पुष्पन के पूर्व अगर पानी नहीं मिला पौधों को, जौ जौ को, बाजरे को, तो क्या होगा कि आपका पौधा अच्छा उत्पादन नहीं कर पाए। क्लियर है बात। उसी प्रकार जैसे हम समझे धान को कल्ले निकलने की प्रारंभिक अवस्था से दाने में दूध बनने की अवस्था तक पानी जरूर मिलना चाहिए। क्लियर है बात। ये है क्या, सिंचाई कब की जाएगा, कब की जाए ये हमको पता ही होना चाहिए। दूसरा क्या है, सिंचाई कितनी की जाए, अब कितनी मात्रा में की जाए ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब सिंचाई हम ज़्यादा नहीं कर सकते, सिंचाई के लिए एक मानक है कि इतना ही पानी पौधों को देना चाहिए। जैसे कि हम बात करें धान को 1000 से 1200 मिलीमीटर तक, गेहूं को 500 से 550 मिली, ये जात मतलब अगर किस्मों की बात करें या वैरायटियों की इनकी बात करें तो कुछ इधर उधर हो सकता है, मतलब 1000 1200 से 1200 पहुंच सकता है, 1300 पहुंच सकता है, 1000 से थोड़ा कम भी आ सकता है धान में ना। क्लियर है बात। इस प्रकार हम जो है सिंचाई की मात्रा का भी निर्धारण कर लेंगे, हमको पता होना चाहिए सिंचाई कैसे की जाए, कौन सी विधि का प्रयोग करना है। विधि हम लोगों ने पढ़ा ही कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई में। तो फसल के अकॉर्डिंग हमको यह भी चूज करना होगा कौन सी विधि का हम सही तरीके से प्रयोग करके जल उपयोग क्षमता हम पौधों के लिए बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात। अगर ये सही तरीके से किया गया तो जल उपयोग क्षमता क्या हो जाएगी पौधों की, बढ़। तो हम सीधी सी बात समझते हैं कि सिंचाई निर्धारण का तात्पर्य सिंचाई कब करनी है, कितनी करनी है और किस विधि से करनी है, इन तीनों बिंदुओं का एक रूपरेखा तैयार कर देना है हमको, और उसे हम कहते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।